नमस्ते। आप बीच बीच में ये न्यूज़ सुनते हैं कि किसी स्टॉक का निफ्टी 50 में इंक्लूजन हो गया, कोई स्टॉक्स निफ्टी 50 से बाहर चले गए। और जब भी ये न्यूज़ आती है कि XYZ स्टॉक्स निफ्टी 50 में ऐड होने वाले हैं, ये स्टॉक बाहर जाने वाला है, तो आप नोटिस करेंगे कि जो स्टॉक ऐड होने वाला है उसका जब ये न्यूज़ आता है तो शेयर प्राइस बढ़ जाता है, और जो स्टॉक बाहर जाने वाला होता है उसमें गिरावट देखने मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी लोग पैसिव म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, जो कि इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से होल्डिंग रख के उसमें निवेश करते हैं। तो अगर निफ्टी 50 में कोई चेंज होती है तो जो भी पैसिव फंड्स हैं उनके फंड मैनेजर्स को भी वो करस्पॉन्डिंग चेंज करनी पड़ती है। तो इसलिए जो शेयर की एंट्री होने वाली होती है उसमें खरीद बढ़ जाती है, और जो बाहर जाने वाला होता है उसमें बिकवाली बढ़ जाती है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट हो उससे पहले ही आप श्योरिटी के साथ जान सकते हो कि कौन सा स्टॉक ऐड होने वाला है और कौन सा स्टॉक निकलने वाला है, तो आप भी इस ट्रेड्स लेके इजीली फ़ायदा कमा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सर्टनटी के साथ, श्योरिटी के साथ पता कर सके कि कौन सा स्टॉक ऐड होने वाला है, कौन सा निकलने वाला है। तो मैं आपको रीसेंट एक किस्सा बताता हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनने के लिए। तो वहाँ पर मिस्टर अमन सिंघानिया, जो कि NSE इंडाइसिस के प्रोडक्ट हेड हैं, उनका एक सेशन था इंडाइसिस के ऊपर कि इंडाइसिस कैसे बनती हैं, कैसे उनमें चेंजेस होती हैं, कौन सा स्टॉक या कौन सा कंपोनेंट अंदर आएगा, कौन सा बाहर जाएगा, कैसे डिटरमाइन होता है। तो उसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि हमारा जो डिसीजन होता है वो क्लियरली एक रूल बेस्ड होता है, एक फॉर्मूला बेस्ड होता है। इसमें कोई भी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। मतलब NSE में किसी का भी इसमें दखल नहीं है कि भैया इस स्टॉक को मत आने दो या इस स्टॉक को इस इंडेक्स में ले लो वगैरह। तो एक बहुत ही क्लियर डिफाइंड रूल्स है, और हम भी अगर उस रूल्स को समझ लें तो हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक बाहर निकलने वाला है और कौन सा स्टॉक ऐड होने वाला है। तो इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा लेने के लिए सबसे पहले आपको बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि इंडाइसिस कितने प्रकार के होते हैं और निफ्टी 50 किस प्रकार के इंडेक्स है। तो सबसे पहला होता है मार्केट कैप वेटेड इंडाइसिस। उसमें क्या होता है कि टोटल मार्केट कैप को लेते हैं। तो मान लो अगर रिलायंस का 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप है तो वो पूरा 14 लाख करोड़ का उसका वैल्यू या मार्केट कैप उसका गिना जाएगा। HDFC बैंक का मान लो 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है तो उसका 12 लाख के हिसाब से गिना जाएगा। तो इस बेसिस पे अगर मैं इंडिया में इंडाइसिस की बात करूँ तो एक टाटा ग्रुप का इंडेक्स है, एक आदित्य बिरला ग्रुप का इंडेक्स है, शायद आपने उसके बारे में सुना भी ना हो, बट ये जो हैं वो फुल मार्केट कैप वेटेड इंडेक्सेस हैं। अगर आप निफ्टी indices.com पे जाके देखोगे तो आपको ये इंडाइसिस भी दिख जाएंगी। अब चलते हैं दूसरे टाइप की ओर, जो कि है फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स। इंडिया में ज़्यादातर फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स ही चलते हैं, और निफ्टी 50 भी उसी प्रकार का, उसी टाइप का इंडेक्स है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स में क्या होता है कि जो परसेंटेज ऑफ शेयर्स प्रमोटर्स या प्रमोटर ग्रुप्स के पास हैं उसको एक्सक्लूड कर लिया जाता है मार्केट कैप कैलकुलेशन में। मतलब मान लो कि अगर 100% में से 50% प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास है और 50% दूसरे पब्लिक DIIs FIIs इन सब के पास है, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप में वो जो 50% नॉन प्रमोटर्स के पास है उतना ही मार्केट कैप गिना जाएगा। तो अगर ये कंपनी 1000 करोड़ की है और 50% प्रमोटर्स के पास है और 50% नॉन प्रमोटर्स के पास है, तो इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप 500 करोड़ ही होगा, 1000 करोड़ नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए आप नोटिस करोगे कि HDFC बैंक, इन्फोसिस, ये सारी कंपनियों का निफ्टी 50 में वेटेज काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिलायंस या एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंपनी जहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है। बिकॉज HDFC बैंक या इन्फोसिस में प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग
नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तीसरा कैटेगरी हो गया प्राइस वेटेड इंडेक्स, जिसमें जो शेयर का प्राइस है उसके बेसिस पे उसका वेटेज डिसाइड होता है। तो मान लो अगर रिलायंस 1400 रुपये में चल रहा है तो उसका वेटेज 1400 रुपये के हिसाब से गिना जाएगा। HDFC बैंक 1000 रुपये में चल रहा है तो उसका 1000 रुपये के हिसाब से वेटेज गिना जाएगा। तो ये प्राइस वेटेड इंडेक्स है। इंडिया में ज़्यादा उसका यूज़ नहीं होता। डाउ जोन्स, निक्काई, ये कुछ ऐसे इंडेक्सेस हैं जो प्राइस वेटेड है। इसमें कैसा है कि अगर कॉर्पोरेट एक्शन हो गया, बोनस दे दिया, तो उसका प्राइस घट जाएगा और उसका वेटेज इंडेक्स में घट जाएगा। तो ये ज़्यादा रिकमेंडेड इंडेक्स भी नहीं है। जो पुराने ज़माने में बने थे वो बने थे, लेकिन अभी नए टाइम्स में इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते। इसके अलावा है इक्वल वेटेड इंडेक्स। तो निफ्टी 50 का एक इक्वल वेटेड इंडेक्स भी है, जो कि बहुत ही सिंपल, इक्वल वेट, हर एक स्टॉक को इक्वल वेट मिलेगा। तो आप जानते हो निफ्टी 50 में कुछ स्टॉक्स हैं जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, ये सब का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, जबकि कुछ स्टॉक्स है जिनका वेटेज बहुत कम है, राइट। तो इसमें क्या है कि हर एक स्टॉक का इक्वल वेटेज होगा। तो अगर 50 स्टॉक हैं तो हर एक का वेटेज 2% होगा। तो ये इक्वल वेटेड इंडेक्स हो गया। और लास्ट वाला जो है वो है फैक्टर वेटेड इंडेक्स। तो इसमें वो इंडेक्स जिन फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे हो सकता है उसमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को कुछ वेटेज दिया है, उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी को कुछ परसेंटेज वेटेज दिया है, उसमें रिटर्न ऑन नेटवर्थ को कुछ परसेंटेज वेटेज दिया हो सकता है, उसमें प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज को कुछ वेटेज दिया हो सकता है। उसके बेसिस पे उनका वेटेज होता है और उसके बेसिस पे इंडेक्स बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि 30% वेटेज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को है, 30% रिटर्न ऑन इक्विटी को है और 40% प्रॉफिट ग्रोथ को है। तो जो कंपनी जितना ये सारे पैरामीटर्स में कंट्रीब्यूट करेगी, ये फैक्टर्स पे कंट्रीब्यूट करेगी, उसके हिसाब से उसका वेटेज डिसाइड होगा। तो मेनली ये 5 तरह के वेटेज होते हैं इंडेक्सेस को डिफाइन करने के लिए ग्लोबली, वर्ल्ड वाइज। तो अभी हम आते हैं निफ्टी 50 पे, जो कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स है, ठीक है। तो जिस कंपनी का जितना फ्री फ्लोट मार्केट कैप है उतना उसका वेटेज उस निफ्टी 50 में गिना जाएगा। इतनी चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि ठीक है, अभी हमारे पास एक इंडेक्स तो ऑलरेडी बना हुआ है, हमारे को पता है कि 50 स्टॉक कौन से हैं। अगर आप कहीं भी जाके देखोगे निफ्टी 50 के आपको सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिख जाएंगे। अभी ये चेंज कब होते हैं? जब हम चेंज होंगे तभी हमारे को ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा ना। तो इसकी चेंज होने की फ्रीक्वेंसी हर 6 महीने में। तो हर 6 महीने में इसका इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या वेटेज कितना होगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से रहेंगे, कौन से स्टॉक बाहर जाएंगे, कौन से अंदर आएंगे, वो डिटरमाइन होते हैं। और ये 6 महीने का पीरियड कब डिसाइड होता है? तो 6 महीने का पीरियड एक होता है 31 जनवरी को जब एंड होता है वो, और दूसरा 31 जुलाई को एंड होता है वो। तो अभी वाला जो नेक्स्ट रिवीजन आएगा वो आएगा 1 अगस्त से लेके 31 जैन के बीच में। जो उनके पैरामीटर्स होंगे उसके बेसिस पे वो डिटरमाइन होगा। अभी आपने ये चीज़ समझ ली कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो चेंज होता है। अब देखते हैं कि कौन से रूल्स के बेसिस पे वो चेंज होता है। तो किसी भी स्टॉक को अगर निफ्टी 50 में आना है तो उसको कुछ पैरामीटर्स मीट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले कि उसका स्टॉक F&O में ट्रेड होना चाहिए। ये एक मैंडेटरी है निफ्टी 50 के लिए, क्योंकि निफ्टी 50 का इंडेक्स का आइडिया ये है कि भारत में, देश में 50 सबसे बड़ी, सबसे अच्छी कंपनीज को उसमें गिना जाता है। तो उसका F&O में ट्रेड होना कंपलसरी है, ये एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि पिछले 6 महीने में हर रोज़ वो स्टॉक एटलीस्ट एक बार तो ट्रेड होना चाहिए, मतलब लिक्विडिटी होनी चाहिए। जो ज़्यादातर बड़ी कंपनियां जिनका मार्केट कैप इतना बड़ा हो जाता है 80,000 1 लाख करोड़ के ऊपर का, उनके साथ ये अप्लाई होता ही है कि वो डेली एक बार तो ट्रेड होती है, मतलब इतनी लिक्विडिटी तो रहती ही है कि वो डेली उनमें ट्रेड्स हों। तो ये दूसरा क्राइटेरिया है। अब तीसरा क्राइटेरिया, कैसे डिटरमाइन करे कि कौन सा स्टॉक बाहर जाएगा, कौन सा स्टॉक अंदर आएगा। बिकॉज
प्राइजेस तो डेली बेसिस पे सारे स्टॉक्स के चेंज हो रहे हैं, तो अगर प्राइजेस चेंज हो रहे हैं तो मार्केट कैप भी चेंज होगा, बिकॉज सिंपल फॉर्मूला है कि हर एक शेयर का कितना प्राइस है इनटू कितने शेयर्स उस कंपनी ने इशू किए हैं, उतना उसका मार्केट कैप बन जाएगा। तो अगर मार्केट कैप फ्लक्चुएट होगा और अगर हम अज्यूम कर ले कि प्रमोटर ग्रुप के होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आई है, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा स्टॉक अंदर आएगा, कौन सा स्टॉक बाहर जाएगा? तो इसके लिए भी एक क्लियर कट क्राइटेरिया डिफाइंड है कि निफ्टी 50 में जो सबसे छोटा स्टॉक होगा, मतलब जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप सबसे कम होगा, उसको compete करना होगा ऐसे स्टॉक से जो निफ्टी 50 के बाहर हैं और उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप वो छोटे स्टॉक से बड़ा है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन लोग ने क्राइटेरिया डाला है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ा सा बड़ा है तो उसको इंक्लूड कर देंगे, नहीं। जो सबसे छोटा स्टॉक है निफ्टी 50 में और जो स्टॉक निफ्टी 50 में आना चाह रहा है, मतलब निफ्टी 50 के बाहर है, उसका मार्केट कैप एटलीस्ट 1.5 टाइम्स होना चाहिए सबसे छोटे वाले स्टॉक से। मतलब जैसे अभी पिछला रिवीजन हुआ उसमें हीरो मोटो कॉर्प और इंडसइंड बैंक ये दोनों बाहर हो गए, उसकी जगह पे मैक्स हेल्थ और इंडिगो अंदर आए। तो जो हीरो मोटो कॉर्प था जिसका मार्केट कैप, फ्री फ्लोट मार्केट कैप सबसे कम था और जो अंदर आना चाह रहा था इंडिगो, उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप कंपेयर किया गया और अगर इंडिगो का मार्केट कैप 1.5 टाइम्स बड़ा है हीरो मोटो कॉर्प से, तो उसे एंट्री मिलने के चांसेस हैं। अभी आप बोलोगे कि 1.5 टाइम्स का अगर क्राइटेरिया मीट करना है तो हो सकता है जो कट ऑफ डेट है, मैंने कहा 31 जनवरी और 31 जुलाई, तो जो कट ऑफ डेट है उससे पहले स्टॉक को बढ़ा देंगे और चढ़ा देंगे और 10% 20% बढ़ा देंगे और निफ्टी 50 में एंट्री करवा देंगे। तो वो भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भी एक गार्ड रेल है कि जब भी रिवीजन होता है उस पीरियड का डेली एवरेज लिया जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो पिछले 6 महीने का एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैप लिया जाएगा और उसके बेसिस पे कंपेयर किया जाएगा। तो हीरो मोटो कॉर्प का पिछले 6 महीने का फ्री फ्लोट मार्केट कैप और इंडिगो का पिछले 6 महीने का फ्री फ्लोट मार्केट कैप, उसका एवरेज लिया जाएगा। और अगर इंडिगो हीरो मोटो कॉर्प से 1.5 टाइम्स मार्केट कैप से बड़ा है तो इंडिगो को डेफिनेटली एंट्री मिलेगी और हीरो मोटो कॉर्प को बाहर जाना पड़ेगा ही। ये बहुत ही एक क्लियर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव रूल है जिसके बेसिस पे इंडेक्स में एंट्री और एग्जिट डिसाइड होती है। तो आज के टाइम पे ये सारा डेटा एकदम पब्लिकली अवेलेबल है। तो आप भी अगर किसी भी एआई टूल में डालोगे या इवन आप मैन्युअली कैलकुलेशन करना चाहते हो तो वो भी करना चाहते हो, तो आप देखोगे कि आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा स्टॉक इतना बड़ा बन चुका है कि उसका निफ्टी 50 में नेक्स्ट रिवीजन में एंट्री गारंटीड है और कौन सा स्टॉक है जिसका बाहर जाना तय है। तो पब्लिक अनाउंसमेंट होने से पहले ही आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक अंदर आएगा और कौन सा स्टॉक बाहर जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर ये चीज़ इतना ऑब्जेक्टिव है, इतना क्लियर कट है कि पहले से ही पता होता है, बिफोर एनएसई डिसाइड करे या अनाउंस करे उससे पहले ही, तो काफ़ी लोगों को पता होगी। तो हाँ, जो बड़े फंड हाउसेस हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, उनको इस चीज़ के बारे में पता होती है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये क्राइटेरिया, ये नॉलेज नहीं होता, तो उनके लिए ये एक बहुत ही सिंपल हर 6 महीने में गारंटीड प्रॉफिट जैसा ट्रेड बनाने का एक मौका बन जाता है। बिकॉज जो पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो प्री ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब वो प्रीएम्प्ट करके खरीद नहीं सकते। जैसे उनको पता है कि हीरो मोटोकॉर्प बाहर जाएगा और इंडिगो अंदर आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले ही जो पैसिव म्यूचुअल फंड वाले हैं वो इंडिगो खरीदने लग जाएं और हीरो मोटोकॉर्प सारा बेच दे, बिकॉज फिर उनको ट्रैकिंग एरर काफ़ी मिलेगा। तो इसलिए जो खरीद होनी है वो पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद ही होनी है और जो बिकवाली होनी है वो भी पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद ही होनी है। तो ये एक
काफ़ी शॉर्ट आप मान सकते हैं कि एक छोटा सा आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड अगर आप करना चाहो तो फ्यूचर्स में या फिर डिलीवरी में भी पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग लेके आप आराम से ले सकते हो। तो चलिए, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।